नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेहंदी। गीतिका खिड़की के पास खड़ी सुदूर आसमान में ढलते सूरज को देख रही थी। मन में अजीब सी हलचल थी। लालिमा समेटता सूरज एक नई सुबह के आने का संकेत देता हुआ अस्त हो रहा था, परंतु उसके जीवन में खुशियों का सूरज तो सदा के लिए अस्त हो चुका था। आज घर में उसके छोटे देवर पल्लव की सगाई तय होने की खुशी मनाई जा रही है। बुआ, चाची सब मौजूद हैं। हंसी मजाक के बीच बुआ के गाने की आवाज़ भी आ रही है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अतः चुपचाप कमरे में चली आई थी। खिड़की बंद कर वह लेट गई। नज़र सामने टंगी तस्वीर पर अटक गई। कैप्टन पुष्कर शर्मा फौजी वर्दी में मुस्कुराता चेहरा देख आंखों में आंसू छलक आए। 8 महीने पहले आतंकियों से हुई एक मुठभेड़ में 2 गोलियां उनके सीने को छलनी कर शहीद होने का गौरव दिला गईं। पीछे रह गई गीतिका और एक 4 साल का बेटा। सास ससुर और दोनों छोटे भाइयों ने भावुक होकर सैल्यूट किया था और अब समय चक्र के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गीतिका, उसका तो साज सिंगार सब छिन गया था। 28 साल की उम्र में ही उसके जीवन का बसंत जैसे पतझड़ में बदल चुका था। अकेलेपन की जिंदगी पहाड़ जैसी लगने लगी थी। आंखों में उभर आए आंसू पोंछ ही रही थी, तभी चाची आईं और उसे संभालते हुए कहा, ना गीतिका, रोते नहीं। इस तरह अकेले बैठोगी तो जी घबराएगा, चलो मेरे साथ। वह उदास मन से चाची के साथ बाहर हॉल में आ गई, जहां सब बैठे सगाई और शादी की तारीख तय कर रहे थे। 15 दिन बाद सगाई और 4 महीने बाद शादी की तारीख तय हुई। सास कल्पना जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाते हुए कहा, गीतिका, हिम्मत से काम लो, सब हमें ही संभालना है। गीतिका खुश थी कि सब उसको इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन पुष्कर के ना रहने का दुख इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। वह बस मुस्कुरा कर रह गई। ससुर ने भी उसे समझाते हुए कहा, गीतिका, पुष्कर था तब तुम बहू थी इस घर की, परंतु अब हमारी बेटी बनकर रहो। जो हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे तुम्हारे लिए। सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। सास ससुर के प्रति मन आदर से भर गया। घर में सभी लोगों ने सगाई के लिए अच्छे महंगे कपड़े खरीदे, पर गीतिका ने आसमानी रंग की सिल्क की साड़ी ली। कल्पना जी ने कहा भी कि थोड़ा गहरा रंग ले लो, पर गीतिका जानती थी अब गहरे रंगों से उसका कोई वास्ता नहीं। सगाई से एक दिन पहले घर मेहमानों से भरा था। गाने बजाने नाचने के साथ सभी लड़कियां और महिलाएं मेहंदी लगवा रही थीं। गीतिका चुपचाप घर के काम में लगी थी। उसने अपनी हथेली देखी, सूनी कलाइयाँ देख रुआसी हो उठी। कितना शौक था मेहंदी लगाने का, सजने संवरने का, खास तौर पर चूड़ियाँ पहनने का। अब कैसे करे सिंगार और किसके लिए? तारीफ करने वाली वो आँखें, वो शब्द कहाँ हैं? मन उद्विग्न हो उठा। वह मंदिर में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में नंद रेवती उसे ढूंढती हुई आई और अपने साथ बाहर ले आई, जहाँ मेहंदी लग रही थी। उसने घबरा के हाथ खींच लिया। ये क्या दीदी, मैं कैसे? क्यों नहीं भाभी, थोड़ी सी लगवा लो बस। गांव से आई बुआ जी ने टोका। आंख दिखाई, पर रेवती ना मानी। उसके बहुत कहने पर गीतिका ने बस एक छोटी बिंदी रखवा ली हथेली पर। रेवती ने धीमे से कहा, हिम्मत रखो भाभी, देखना एक दिन फिर से मेहंदी लगेगी आपके हाथों में। ऐसी बातें मत करो रेवती, कहकर नाराज़ हुई थी वह। अगले दिन सगाई की रस्म पूरी हुई। फिर चौमासा बीता और शादी की तैयारी होने लगी। समय बीतते देर न लगी और फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी देवरानी रोमा ने घर में प्रवेश किया। डर था उसके मन में, पता नहीं कैसा बर्ताव करेगी मेरे साथ। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका डर समाप्त हो गया, ये देखकर कि देवर के साथ साथ रोमा भी उसका आदर करती है, उसके दुख को समझती है। गीतिका अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगी।
रेवती ने अपने रिश्ते के एक देवर से कहकर उसको नौकरी दिलवा दी। सास ससुर ने थोड़ा विरोध किया, पर बेटी के समझाने पर मान गए। गीतिका के जीवन में एक नीरसता आ गई थी। न वह ज़्यादा बात करती, न कहीं जाती। ऑफिस, घर और बेटे तक ही सिमट कर रह गई। तीज त्योहारों में वह रोमा को श्रृंगार करते देखती या मेहंदी लगाते देखती तो अपने कमरे में बैठ पुष्कर की तस्वीरें निहारा करती। रोमा के साथ गीतिका की अच्छी बनती थी। अक्सर दोनों छत पर बैठ अपने मन की बातें साझा किया करती। रोमा अपने कॉलेज के दोस्तों का जिक्र करती और गीतिका ऑफिस के लोगों के बारे में बताती। एक दिन रोमा और पल्लव शॉपिंग करने ऑफिस से जल्दी निकले। गीतिका को लेने उसके ऑफिस पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात पीयूष से हुई। गीतिका के साथ ही काम करता था। देखने में अच्छी कदकाठी का था। बातचीत में खुश मिजाज और मिलनसार लगा। गीतिका ने उन्हें कुछ देर बाहर रुकने के लिए कहा। दोनों कार के पास इंतजार करने लगे। तभी गीतिका की एक सहेली आई और अभिवादन कर कहने लगी, मैं राधा गीतिका के साथ ही काम करती हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गीतिका बहुत उदास रहती है। ज़्यादा किसी से खुलकर बात भी नहीं करती। ऑफिस के काम तक ही सीमित रहती है। बहुत अकेलापन है उसके जीवन में। मुझसे थोड़ी निकटता है, इसलिए उसकी तकलीफ़ समझती हूँ। अक्सर बात करते करते अधूरी छोड़ देती है, कहीं खो सी जाती है। हाँ, वो भैया के जाने के बाद अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाई हैं, इसलिए ऐसा है। रोमा ने बात संभालते हुए कहा, जब तक पुरानी यादें घेरे रहेंगी तब तक एडजस्ट हो भी नहीं पाएगी। राधा ने गंभीरता से कहा, क्या मतलब है आपका? पल्लव ने पूछा। राधा सहज होकर बोली, दरअसल पुरानी यादें उसे दुख देती रहेंगी जब तक उसके जीवन में कुछ नया ना हो। नया कैसे? पल्लव ने पूछा। दोबारा उसका घर बसा के। पीयूष, जिससे अभी आप मिले, अच्छा लड़का है। गीतिका को पसंद भी करता है। कई बार उसने गीतिका से बात करने का प्रयास किया, पर वह चुप रह गई। अपनी तरफ से वह कुछ नहीं कहेगी। अगर आप लोग उचित समझें तो इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। बाकी यह आपके परिवार का मामला है। कहते हुए राधा रुक गई, क्योंकि सामने से गीतिका आ गई थी। वे तीनों शॉपिंग करने चले गए। 2 दिन बाद ही तीज थी। रोमा और कल्पना जी पूजा की तैयारी में लगी थीं। गीतिका कमरे में बैठी एल्बम देख रही थी। फिर पुरानी यादों ने आ घेरा था। कैसे कटेगी अकेले ज़िंदगी, सोचकर वह घबरा गई। अपनी माँ से बात करने के लिए मोबाइल ढूंढने लगी तो याद आया कि वह अपना पर्स बाहर हॉल में छोड़ आई है। पर्स लेने गई तो हॉल से आती आवाज़ सुन ठिठक गई। पल्लव की आवाज़ सुनाई दी, पापा, आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? पापा ने पूछा। भाभी के बारे में। पल्लव का धीमा स्वर आया। क्या हुआ उसे? मम्मी ने चौंक कर कहा। कुछ हुआ नहीं मम्मी, हम लोग आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि अगर भाभी की फिर से शादी कर दी जाए तो। क्या? मम्मी पापा एक साथ चौंक कर बोले। इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? गीतिका ने कुछ कहा? पापा ने पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा पापा। मैं, रोमा और रेवती चाहते हैं कि उनका जीवन फिर से खुशहाल हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब उनकी शादी दोबारा कर दी जाए। ये तुम लोग क्या बेकार की चर्चा लेकर बैठे हो? वो यहाँ ठीक है, फिर हम सब हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। उसे कोई कष्ट नहीं यहाँ हमारे साथ। अतः अब इस विषय पर कोई बात मत करना। पापा नाराज़ होकर अपने कमरे में चले गए। गीतिका निढाल सी सीढ़ियों पर बैठ गई। पल्लव और रोमा मम्मी को समझाने लगे। कुछ देर बाद कल्पना जी ने पूछा, भला ऐसे एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? और इस तरह तो बिट्टू हमसे दूर हो जाएगा। हम उनके बिना कैसे रहेंगे?
आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन हम स्वार्थी तो नहीं बन सकते। ज़रा भाभी के बारे में सोचो, वो अकेले कैसे काटेंगी जीवन। और बिट्टू हम सब का लाडला है। हम उसे कितना भी प्यार करें, लेकिन उसे पिता का प्यार तो नहीं दे सकते। पल्लव ने समझा कर कहा। मम्मी कुछ देर शांत रहकर बोली, लेकिन शादी ऐसे ही तो नहीं हो सकती ना। कोई होना भी तो चाहिए शादी करने के लिए। कोई रिश्ता, कोई प्रस्ताव। कहाँ ढूंढेंगे बताओ। प्रस्ताव है मम्मी, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। पीयूष नाम है उनका, भैया की उम्र के ही होंगे। भाभी के ऑफिस में मैनेजर हैं। हम मिल चुके हैं उनसे, और हमने रेवती से भी बात करी। जीजाजी की मौसी के लड़के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। रेवती तो आज उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन हमने सोचा पहले आपसे बात कर लें। क्या कह रहे हो तुम? हम बड़ों के होते हुए तुम लोग निर्णय करने लगे? समाज, बिरादरी, क्या कहेंगे सब? इसके आगे गीतिका सुन न सकी। लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आ गई। बिट्टू को सीने से चिपका कर लेट गई। मन में घबराहट होने लगी। ये कैसी परिस्थिति में डाल दिया राधा ने, इसीलिए मना किया था। अब क्या करूँगी? मम्मी पापा गलत समझेंगे मुझे। रोते रोते ही कब आँख लग गई पता न चला। अगले 3 दिन किसी ने इस विषय पर कोई बात नहीं की उससे। हाँ, एक हल्का सा तनाव ज़रूर महसूस किया सबके बीच। सप्ताह भर बाद उस शाम रेवती भी आई थी। खाना खाते समय मम्मी ने कहा, गीतिका तुम कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ दो। बिट्टू स्कूल से आकर ठीक से खाता नहीं, चिड़चिड़ा हो गया है, मुझसे संभलता नहीं। उनकी इस बात से सब हैरान थे, पर गीतिका समझ रही थी इसके पीछे क्या वजह है। देखती हूँ, कहकर गीतिका सामान समेटकर रसोई घर में आ गई। उसके जाते ही पल्लव ने एक बार फिर वही चर्चा छेड़ दी। रेवती ने बहुत खुशी के साथ कहा कि उसने पीयूष से बात करी है। वह इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार है। मौसा जी को भी कोई ऐतराज़ नहीं। उसने पापा को समझाते हुए कहा, पापा भाभी की जगह अगर भैया के साथ या मेरे साथ ऐसा होता, तब भी आप यही कहते? क्या आप हमें इस तरह अकेले, उदास, परेशान देख सकेंगे? नहीं ना। फिर भाभी के जीवन की शुरुआत क्यों रोक रहे हैं? मान जाइए। और मम्मी, इस कारण आप भाभी को नौकरी छोड़ने को कह रही हैं? मत करिए ऐसा। भाभी को उनके हिस्से का सुख जीने दीजिए। पापा मान जाइए। उनके मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं, मिलकर सब तय कर लीजिए। मेरे विचार से वो लोग भी खुश होंगे सुनकर। भाभी और बिट्टू हमारे आसपास ही रहेंगे। जब मन होगा तब मिल लेंगे। पल्लव ने एक बार फिर पापा से विनती की। वह लगभग नाराज़ होकर बोले, सब कुछ तुम लोग ही तय कर लोगे या हमें भी बोलने दोगे? बिना गीतिका का मन जाने और बिना ये समझे कि गीतिका वहाँ खुश रहेगी, वो हमारी तरह ध्यान रखेंगे उसका? मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है पापा, आप पता कर लीजिए। भाभी वो अपने मुँह से कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी उनके लिए ये निर्णय आसान नहीं होगा। आपने उन्हें बेटी माना है, तो अब एक पिता का दायित्व भी पूरा कीजिए। अच्छा होगा। भाभी का मायका दूर है, वो जल्दी जा नहीं पाती। अब उनका एक मायका यहाँ हो जाएगा, जब चाहे आ जाएंगी। कहते कहते रितिका का गला भर आया। मम्मी पापा की आँख नम हो आई। रितिका ठीक कह रही है, हमने बेटी माना है तो ये दायित्व हमें निभाना होगा। मम्मी ने कांपते स्वर में कहा, उचित है, बुला लो उसके मम्मी पापा को, हम पूरा करेंगे अपना दायित्व। पापा की बात सुनकर तीनों खुश हो गए। देर किए बिना पल्लव ने गीतिका के भाई को फ़ोन करके
सारी बात बताई और उन्हें जल्दी आने को कहा। रोमा जाकर गीतिका को बुला लाई। सास के मुंह से शादी का प्रस्ताव सुनवा सकपका गई। हकलाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी, यहीं आप सबके साथ रहूंगी। पुष्कर की यादों के सहारे रह लूँगी। उसके लिए ये निर्णय आसान नहीं था। कुछ समय लगा उसे समझने और समझाने में। फिर अंततः वह मान गई। घर में छाई उदासी के बादल छट गए। खुशियों का नया सूरज उदित हो गया। गीतिका के माता पिता बेहद खुश थे। अब सास ससुर अपने फ़र्ज़ का निर्वाह कर रहे थे। आज घर में फिर से ढोलक बज रही है। मामी, चाची, बुआ सब इकट्ठा ब्याह के गीत गा रही हैं। एक कोने में बैठी गीतिका की आँख में आंसू झिलमिला रहे हैं। कल सगाई है, हाथों में फिर मेहंदी लग रही है। पुष्कर की यादें दिल में समेटे वह नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ हर बार की तरह पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।